तो यार देखो, हमने कल की क्लास में एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा कर लिया था, दैट इज मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज का जो एप्लीकेशन था वो क्या था कि भैया वो नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसलिए वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस की। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की भी क्या खासियत है भैया, मेरे को बताओ। अगर मैं वोल्ट मीटर यूज करूं या पोटेंशियोमीटर यूज करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का काम तो एक ही है, वोल्टेज मेजर करना। तो फिर हम पोटेंशियोमीटर की यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वोल्ट मीटर। नहीं समझ में आया? रिपीट। भाई मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। एक डिवाइस तो यही है कि जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वोल्ट मीटर। भैया वोल्ट मीटर बहुत ही छोटा डिवाइस है, हैंडी डिवाइस है, सिंपल डिवाइस है। तो फिर हम वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए? हमें ये नया डिवाइस क्यों चाहिए था, पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर का नाम से पता चल रहा है, काम तो वही है, टू मेजर द एक्यूरेसी वोल्टेज। एक्यूरेसी और सेंसिटिविटीज की हाई होती है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। बिल्कुल, क्योंकि भैया हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जो प्रिंसिपल है वो भी नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। और जब भी कोई डिवाइस हमारा नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड होगा तो इसके हिसाब से वो कितना करंट कंज्यूम करेगा? वो जीरो करंट कंज्यूम करेगा। क्योंकि नल पॉइंट तो हमें तभी मिलेगा ना जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, मतलब वो कोई करंट कंज्यूम नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई डिवाइस मिल जाए जो करंट कंज्यूम ना करे, नल पॉइंट पे बेस्ड हो, वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो इसलिए हम पोटेंशियोमीटर कब यूज करेंगे? जब मेरे को एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी। भैया मेरे को ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। और जब मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशन से काम चल जाएगा तो मैं वोल्ट मीटर यूज करूंगा। डन डना डन। यस। यस सर। चलो, तो भैया पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। भैया इधर मैंने रेजिस्टेंस लिया, सपोज ले लेता हूं 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया, चलो। यहां से मैंने करंट फ्लो कराया 10 एम्पेयर्स का। और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा ऊपर अपना वोल्ट मीटर। सपोज अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं करता तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए था? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इंटू आर होता। करंट की 100। वैल्यू 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो मेरा एक्चुअल वोल्टेज वोल्ट मीटर को कितना शो करना चाहिए? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट शो करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भाई जैसे ही हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, यहां पे मिल जाता है हमें जंक्शन। यहां पे अगर हमें जंक्शन मिल गया तो कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। भैया सपोज हमारा सिर्फ 1 एम्पेयर करंट ऊपर गया तो नीचे कितना करंट बच गया? 9 एम्पेयर। नाइन तो एम्पीयर। अब वोल्ट मीटर हमारा कितना करंट, मतलब कितना वोल्टेज शो करेगा? आई इंटू आर। अब इसके हिसाब से तो भैया 9 एम्पियर करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है। तो अब ये वोल्ट मीटर कितना शो करेगा? 90 शो 90। करेगा। तो एक्चुअल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू तो 100 है, लेकिन अब ये मेरे को शो कर रहा है 90। और ये 90 शो क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया ये कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई भी डिवाइस है जो करंट को कंज्यूम करेगी तो वो कभी भी आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगी। क्या ये फर्स्ट वाली बात क्लियर हो गई? यस सर। चलो डन। अब सेकंड बात को समझो, ये भी बिल्कुल छोटी सी बात, कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, अपने सर्किट में दो बैटरीज ले रहा हूं। दो बैटरीज का सर्किट बना दिया मैंने। और यहां पे कनेक्ट कर दूंगा मैं गैल्वेनोमीटर, ये चेक करने के लिए कि भैया करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। सपोज दिस इज E2, सपोज दिस इज E1। भाई अगर मेरे पास दो बैटरीज हैं तो दोनों की दोनों बैटरीज अपना करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी। ये फ्लो कराएगी सपोज I1, लेकिन ये फ्लो कराने की कोशिश करेगी I2। तो ये दोनों ईएमएफ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सर ऐड। ऐड। मैंने आपको लास्ट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में बताया था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है या नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इस केस में वो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट होंगे? इधर देखो ना, ये करंट इधर आना चाह रहा है, ये करंट ऊपर आना चाह रहा है। तो ये दोनों करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दोनों फिर ऐड कैसे हो सकते हैं? ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होंगे ना। यस यस सर। सर। डन।
तो भाई अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज E1 बड़ा है E2 से, तो भैया हमारा जो नेट करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज हमारा गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट शो कर रहा है, वो राइट हैंड साइड टू जा रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भैया सपोज E2 बड़ा है E1 से, तो फिर ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट साइड। फिर ये लेफ्ट में करेगा। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि भैया E1 और E2 दोनों ही इक्वल हैं, फिर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो मतलब करंट कंज्यूम कितना हो गया? जीरो जीरो। हो गया। तो उस केस में क्या होगा? मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि भैया जब कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा, तो E1 विल बी इक्वल्स टू E2। यस सर। Yes, sir. तो बस यही हमें मेथड है, यही मेथड है हमारे पोटेंशियोमीटर का। ये मैंने उसको बस छोटा सा ब्रीफ दे दिया आपको, अब प्रॉपर डायग्राम के साथ बात करेंगे। लेकिन ब्रीफ कॉन्सेप्ट यही है कि हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट कब तक ढूंढते हैं? जब तक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, तो हाँ भैया मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का ईएमएफ इक्वल हो गया। तो अगर मेरे को E1 का ईएमएफ पता है और E2 मेरे लिए अननोन है, तो मैं कह सकता हूं भैया कि मेरे को E2 का ईएमएफ भी पता है। यस सर। Yes, sir. डन। तो यहां तक पहले आराम से आप नोट डाउन कर लो, फिर अब डायग्राम के साथ बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। डन सर। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। एरी चेक कर लो, क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ध्रुव, कंफ्यूज्ड। Yes, sir. डन डन डन। Yes, sir. Done. प्रकुल भैया, चलो बढ़ते हैं भैया फिर। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना रहा हूं, तब तक आप 1 मिनट रिलैक्स कर सकते हो। हमारी मीटर में ब्रिज में वायर कितनी लंबी हुआ करती थी? 1 मीटर लॉन्ग। स्टार्टिंग पॉइंट ए हुआ करता था, एंड पॉइंट क्या हुआ करता था? बी। तो बी। बस इधर भी वही कॉन्सेप्ट है कि भैया ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये मेरा एंड पॉइंट है बी। लेकिन ए से बी तक अब ये मेरे पास मल्टीपल टर्न्स जा रहे हैं वायर के, क्योंकि याद रखो पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ होती है वो यूजली 4 मीटर से लेके 10 मीटर बड़ी लेते हैं हम। तो हम क्या लेते हैं कि सपोज अगर ये 4 मीटर बड़ी है, तो मैं कितने टर्न्स बना दूंगा इसमें? 4 टर्न्स बना दूंगा, ताकि हर एक मीटर का एक एक टर्न हो जाए। और अगर 10 मीटर वाली वायर लेता तो 10 टर्न्स हो जाते हैं। 10 टन। जैसा अगर आप स्कूल लैब में देखोगे, आपके स्कूल लैब में जो पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है वो यूजुअली 10 मीटर वाली वायर होती है, तो इसलिए उसमें मल्टीपल कम से कम 10 टर्न्स होते हैं। खैर वो वाली बात छोड़ दो। अब इधर आ गए भैया, मैंने पॉइंट ए पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। पॉइंट ए पे बैटरी कनेक्ट करूंगा, और याद रखना जो ये मेरी पॉइंट ए पे बैटरी कनेक्टेड होगी, ईएमएफ ई, इस बैटरी को हम कहते हैं हमेशा ड्राइविंग बैटरी या फिर ऑक्सिलेटिंग बैटरी, ऑक्सिलरी या फिर ड्राइविंग बैटरी। क्यों? क्योंकि भैया ये ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या रोल प्ले कर रही है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है भैया, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पॉइंट ए से एक सेल कनेक्ट कर देंगे। इस सेल का ईएमएफ E1, और यहां पे मैं कनेक्ट कर दूंगा एक की। उसके बाद मैं यहीं से एक दूसरा सेल लेके आऊंगा जिसका ईएमएफ होगा E2, यहाँ पे एक की, और फिर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे एक नीडल जो हमें बताएगी नल पॉइंट। पहले सेटअप चेक करो, सेटअप यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, चलो sir. डन। अब देखो काम क्या हो रहा है। सपोज पिछले वाले कॉन्सेप्ट से ही भावनाओं को समझो। सपोज मैं कह रहा हूं E1 बड़ा है E2 से, सॉरी E1 बड़ा है E से। अगर E बड़ा हो गया, E1 बड़ा हो गया E से, तो मेरे को बताओ करंट की डायरेक्शन क्या आएगी आपके पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। हेमराज क्या बात है, इतने दिनों बाद रिप्लाई। भैया अगर मेरा ये ईएमएफ छोटा है और E1 की वैल्यू बड़ी है, तो E1 करंट देगा फिर। तो भैया हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो क्या मेरे को नल पॉइंट कभी भी इस वायर पे मिलेगा? नो सर। भैया जब इस वायर से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो इस वायर पे नल पॉइंट काहे का? नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो याद रखो, इसीलिए हमारा जो ये ईएमएफ ई है वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? वो हमेशा E1 या हमेशा E2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये ईएमएफ हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए। सिंस ये ईएमएफ सबसे बड़ा होगा,
तो उसकी वजह से क्या होगा, अब उसकी वजह से जो मेरा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अब मेरे को नल पॉइंट मिल जाएगा ऑन दी पोटेंशियोमीटर वायर। तो इसीलिए इस बैटरी को हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इस बैटरी को ऑक्सिलरी बैटरी या ड्राइविंग बैटरी कहते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. Yes. क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसर्शन और रीजनिंग वगैरह में भी कि भैया हमारा ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ बड़ा क्यों होना चाहिए, तो याद रखना क्यों बड़ा होना चाहिए, टू गेट द नल पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। अगर हमारा ये ईएमएफ छोटा हुआ तो वी विल नॉट गेट द नल पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। चलो अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या है कि भैया मेरे को फाइंड करना है अननोन ईएमएफ, और इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा कि भैया इसकी हेल्प से हम किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले यहां तक की बात देख लो, यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो आ जाओ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं। भैया हमारे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि अगर मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप कराना है तो मेरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस होगा, मैं नल पॉइंट किस पे फाइंड करना चाह रहा हूं, Wire. मैं नल पॉइंट पोटेंशियोमीटर की वायर पे फाइंड करना चाह रहा हूं ना। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरा ये पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो पूरा का पूरा नल पोटेंशियोमीटर वायर पे हो जाना चाहिए। जैसे अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक दो स्टेप और लिख देता हूं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, जनरल फॉर्मूला Rho R L. is equal to rho L by रो A. एल बाय ए। भैया मेरा पूरा सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है, करंट कांस्टेंट होगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, मैं पोटेंशियोमीटर की वायर को चेंज ही नहीं कर रहा, मैं पोटेंशियोमीटर की वायर का एरिया भी चेंज नहीं कर रहा, थिकनेस भी चेंज नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे पास कांस्टेंट। तो मैं लिख दूंगा V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू लेंथ। अब आप बोलोगे सर लेंथ भी तो कांस्टेंट है, नहीं, लेंथ कांस्टेंट नहीं है, और क्यों कांस्टेंट नहीं है, अब उसी चीज को समझो। सबसे पहले मेरे को यह बता दो, अगर किसी भी क्वांटिटी को मैं लेंथ से डिवाइड करता हूं तो वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, Gradient. वेरी Velocity गुड, gradient. क्या बात है, ग्रेडियंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो समझो भाई, ऊपर वाले फॉर्मूले को पकड़ो। इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल और ड्रॉप होता जाएगा, और मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप करके कितना करना है, मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप करके 0 करना है, ताकि पूरा का पूरा पोटेंशियल खत्म हो जाए और मेरे को नल पॉइंट मिल जाए। तो इधर डायग्राम में हम वही कर रहे हैं। मेरे को बताओ मैं किसको ड्रॉप कराना चाहता हूं, भैया सपोज मैंने अपने सर्किट में E1 को इंक्लूड किया, E1 वाली की को क्लोज कर दिया, तो अभी मेरे सर्किट में E1 है बस। भैया E1 को ड्रॉप कराना चाहता हूं, सपोज E1 की वैल्यू है 5 वोल्ट, तो मैं कितना पोटेंशियल ड्रॉप कराना चाहता हूं, 5 वोल्ट का। मैं चाहता हूं भैया मेरा पोटेंशियल 5 से लेके कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस नीडल को पूरी वायर पे स्लाइड करते जाएंगे। जब मैं अपनी नीडल को वायर पे स्लाइड करते जाऊंगा तो बेसिकली मैं पॉइंट ए से दूर जा रहा हूं, और अगर मैं पॉइंट ए से दूर जा रहा हूं तो मैं लेंथ को क्या कर रहा हूं, मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, और एक लेंथ ऐसी मिल जाएगी जिसपे मेरा पूरा का पूरा 5 वोल्ट का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। Zero point. तो वो मेरे को कौन सा पॉइंट मिलेगा, वो मेरे को नल पॉइंट मिल Null जाएगा। point. क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? Yes. Yes. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि भैया हमारा पोटेंशियल यूनिट लेंथ के हिसाब से डिक्रीज करता चले जाएगा। अब बस हमें इक्वेशन और अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन थी अननोन ईएमएफ की। तो देखो अननोन ईएमएफ अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भैया सबसे पहले मैं की को क्लोज कर दूंगा और E1 के लिए एक नल पॉइंट कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन E1, इस इक्वेशन को E1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। फिर क्या करो, इस की को ओपन कर दो और दूसरी की को क्लोज कर दो, और फिर से नया नल पॉइंट फाइंड करो। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी E2 इज इक्वल्स टू K L2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो ताकि हमारा ये कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा E1 by E2 इज इक्वल्स टू L1 by L2।
तो आपको कोई भी 3 वैल्यूज गिवन होगी और कोई एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। Done, Done. sir. Sir. क्लियर हो गया ना No, यहाँ तक की sir. बात है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो, तो अगर मैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन करोगे सॉल्व? Yes, sir. No. चलो सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस कर ले। हाँ सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। भैया क्वेश्चन में डायग्राम आपको हमेशा इतना बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, बस ऐसा सिंपल सा डायग्राम मिलेगा कि भैया ये मेरी पोटेंशियोमीटर की वायर है, दिस इज, हाँ दिवेश ये लो बैक साइड देख लो पहले, लो दिवेश जब हो जाए तो बता देना फिर। Done, sir. डन। हाँ तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वायर है ए बी। हमने क्या किया, हमने दो सेल्स लिए E1 और E2 और इस तरीके से कनेक्ट किया है दोनों को सीरीज कनेक्शन में, और मैंने इनके लिए नल पॉइंट निकालने की कोशिश करी। तो भैया जो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है पहले वाले केस के लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमें नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिला, 300 सेंटीमीटर की लेंथ पे मिला। याद रखो लेंथ आप हमेशा आप सेंटीमीटर में ही लोगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, अब की बार जो ये E1 E2 थे इनको इस तरीके से कनेक्ट किया। तो जब मैंने इनको दूसरे तरीके से कनेक्ट किया है तो मेरे को जो नल पॉइंट मिल रहा है वो कितनी लेंथ पे मिल रहा है, वो मेरे को 120 सेंटीमीटर की लेंथ पे मिल रहा है। चेक करो यहां तक की बातें क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. डन। आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, सबसे पहला पार्ट आपको E1 और E2 इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके देनी है। दूसरा पार्ट आपको बताना है कि अगर मैं एक सिंगल सेल कनेक्ट करता E1, अगर मैं सिंगल E1 कनेक्ट करता तो इसके लिए नल पॉइंट किधर आता, आपको यह बताना है। नल पॉइंट व्हेन ओनली E1 इज कनेक्टेड। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। याद रखना जो ये कांस्टेंट के होता है ये हर एक डिवाइस के लिए सेम होता है। अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस ले रहा हूं उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी, चाहे नल पॉइंट चेंज होता रहे, कुछ भी चेंज होता रहे, कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। जैसे किसी का कुछ आंसर आए तो भाई बता देना। चलो सबसे पहले वाले केस में मेरे को ये बताओ, इन दोनों ईएमएफ को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? Sir, Add. add करना है। बिल्कुल सही। तो यार सबसे पहली इक्वेशन आप क्या बनाओगे, सबसे पहली इक्वेशन आप बनाओगे कि भैया मेरे ईएमएफ को ऐड करूंगा, टोटल ईएमएफ मिलेगा के, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ नल पॉइंट वाली लेंथ, क्वेश्चन में कितनी गिवन है ये नल पॉइंट वाली लेंथ? 200 something. 300, इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड केस में आपको साफ दिख रहा है नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो अब ये दोनों ईएमएफ क्या होंगे, अब ये दोनों ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होंगे, कांस्टेंट सेम रहेगा। अब की बार लेंथ गिवन है 120। भैया दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दो और E1 की वैल्यू बता दो, E2 की वैल्यू बता दो, के टर्म्स में ही आएगी लेकिन E1 E2 की वैल्यू बता दो बस। दो इक्वेशन है, ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आपका मन करे बस सॉल्व करके आंसर दे दो। Sir, E190. E1 90 और E2 की वैल्यू 210 आ जाएगी फिर, ठीक है? Yes. Yes, sir.
वेरी गुड। तो भैया अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E1 की वैल्यू चेक करो, E1 की वैल्यू आ रही है 210 के और E2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 90 के। मैंने बस इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, मैंने इन दो इक्वेशंस को ऐड करके सॉल्व किया है। सर E1 की नहीं आएगी 90? नहीं, चेक कर लेता हूं फिर भी मैं। देखो हमने क्या कर दिया रियांश, मैंने दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो E2 कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 420 के। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी 210 के। अब E1 की वैल्यू किसी में एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरे को बताओ E1 में क्या ऐड करूं जिससे 300 आंसर आए, 90। तो E2 की 90। वैल्यू आएगी हमारे पास 90 के। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया कि E1 की वैल्यू 210, E2 की वैल्यू 90। अब सॉल्व कर लो सेकंड पार्ट कि भैया अगर मैं सिर्फ E1 कनेक्ट करता तो फिर मेरे पास आंसर कितना आता, मेरे पास नई नल पॉइंट बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती। तो भैया सीधा सीधा हम लिखेंगे कि अब की बात सिर्फ E1 कनेक्टेड है, E1 इज इक्वल टू के, और मेरे को ये नई लेंथ निकालनी है। तो E1 की वैल्यू है कितनी 210 के की वैल्यू एज इट इज के इनटू लेंथ, के कट गया तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 210 सेंटीमीटर। डन सर। डन डन। सर। किसी को कोई दिक्कत भाई? नो सर। चलो, तो हमारा ये पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन जो था हमने वो डिस्कस कर लिया, दैट इज फाइंडिंग द अननोन ईएमएफ। आ जाते हैं अब दूसरे एप्लीकेशन पे। दूसरा एप्लीकेशन था हमारा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसमें भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं। भाई सेटअप क्या है, फिर से वही, पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है मेरे को। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सेल कनेक्ट करूंगा जिसका खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहां पे कुछ ना कुछ की, और इस तरीके से यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, और ये नीडल वगैरह सब कुछ ही सेटअप। भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्लूड नहीं करना, आपको इस रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल वाले रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्लूड नहीं करना। तो अगर आप सर्किट में इंक्लूड नहीं करोगे तो अभी आपको सिर्फ बैटरी मिलेगी, और जब आपको सिर्फ बैटरी मिल रही है तो हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या मिलेगी कि E1 इज इक्वल टू KL1। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। सर अब आपको पता है कि जब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्लूड कर दूंगा, तो हमने कितनी बार ये टॉपिक पढ़ा है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, कि जब हम एक बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू कर देती है। तो अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू कर देती है तो क्या मेरे को ईएमएफ मिलता है या पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है? सर पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और वो ईएमएफ से कम होता है। अगर ये ईएमएफ से कम होता है तो अब की बार क्या होगा, जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा V इज इक्वल टू के, तो मेरे को एक नई लेंथ मिलेगी L2, और वो L2 L1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ईएमएफ बड़ा होगा तो ये ज्यादा लेंथ लेगा ड्रॉप कराने में, लेकिन जब रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दूंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ से कम हो जाएगी, तो ये कम लेंथ लेगी टू ड्रॉप द कंप्लीट पोटेंशियल। क्या मैंने यहां तक जो बोला और लिखा समझ में आया? रिपीट कर दो। बिल्कुल पलक, रिपीट, बिल्कुल रिपीट। पलक आपको बिल्कुल वो याद करना है जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में किया था। स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब सिर्फ बैटरी है, ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में हमारे पास डेल्टा वी कितना आया था, उस केस में हमारे पास डेल्टा वी 0 आया था। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो किसके बराबर आया था, ईएमएफ के बराबर आया था। लेकिन हमने एक और केस किया था, सबसे पहला वाला केस, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, कि जब भी हम अपनी बैटरी को किसी एक और बल्ब वगैरह के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो मेरे को पोटेंशियल मिलता है वो कैसा मिलता है, पोटेंशियल मिलता है ईएमएफ माइनस आईआर, मतलब पोटेंशियल मेरा छोटा होता है ईएमएफ से। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। डन। पलक अब एक और चीज समझो, सपोज मैं वैल्यू कंसीडर करके कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया जो मेरे पास बैटरी थी वो 10 वोल्ट की है,
तो ओपन सर्किट में मेरे को कितना पोटेंशियल मिलेगा? 10 वोल्ट मिलेगा। Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दूं तो क्या मेरे को 10 वोल्ट मिलेगा या 10 वोल्ट से कम मिलेगा? Sir, कम मिलेगा. कम मिलेगा। कि सपोज भैया मेरे को मिल रहा है 8 वोल्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मेरे को नल पॉइंट फाइंड करने के लिए लेंथ इंक्रीज करनी पड़ती है ताकि पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। तो मेरे को बताओ किसको ज्यादा लेंथ लगेगी ड्रॉप करने में, 10 वोल्ट वाले को या 8 वोल्ट वाले को? Sir, 10 वोल्ट वाले. तो पलक यही चीज मैंने इधर कही थी। मैंने क्या कहा कि जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में तो ये पहला वाला केस बन जाएगा ओपन सर्किट वाला। तो ओपन सर्किट में मेरे को टोटल ईएमएफ ही मिलेगा और ये कुछ ना कुछ बैलेंस होगा लेंथ L1 पे। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और वो ईएमएफ से छोटा आएगा। तो अगर वो ईएमएफ से छोटा आ रहा है तो अब की बार ये कम लेंथ पे बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए L2 की वैल्यू L1 से क्या होगी? छोटी होगी। Yes, sir. Okay, thank you, sir. ओके अब हमें क्या पता है भैया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होता है। डिवाइड करना होता है तो मेरे पास आ जाएगा E1 बाई V इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। अब बस E1 और V की वैल्यू रखूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। भैया EMF की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टोटल करंट बाय टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन V की वैल्यू होती है करंट इनटू ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेंथ L1 L2, करंट करंट कट गया, मेरे पास फाइनल आएगा R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। डन सर। Done, sir. डन। यहां तक नोट करके छोड़ दो, हमारा पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक खत्म। Done, sir. बहुत बढ़िया भाई, चलो तो बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रीवियस स्लाइड दिखाना। प्रीवियस स्लाइड ये लो। डन सर। चलो भाई ठीक है, बढ़िया। तो भाई आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है कि भैया अब हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, मतलब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप ये लिख लो हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि भैया जो हमारे पास तीन डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर, इन तीनों का यूज क्या क्या है? चलो ये बताओ मेरे को। सबसे पहले अमीटर का, अमीटर का यूज क्या है? सर करंट को मेजर करना। Measure the current. वेरी गुड। वोल्ट मीटर का यूज क्या है? सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बहुत एंड्स। सही, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? स्मॉल करंट। बिल्कुल, तो अब मैं बोल देता हूँ, ध्यान देना भैया। अमीटर का मतलब जो काम होता है वो होता है टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। अब याद रखो, अगर मेरे को करंट मेजर करना है और एक्यूरेट करंट मेजर करना है तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो अमीटर का रेजिस्टेंस हो वो बहुत ज्यादा छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करे। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना छोटा मेरा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा अमीटर से, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा अमीटर से वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. डन। सिमिलरली आपने कहा कि वोल्ट मीटर का जो काम होता है वो मेजरमेंट करना होता है वोल्टेज को। तो याद रखो वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए अगर मेरे को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। यस सर। Yes, sir. अब आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर पे। भाई गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है बस करंट को डिटेक्ट करना कि करंट है या नहीं, और अगर है तो कौन सी डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ ये करंट की वैल्यू को मेजर करके भी देता है। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है?
गैल्वेनोमीटर हमारा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये इतना सेंसिटिव डिवाइस हमने जानबूझ के बनाया होता है। क्यों बनाया होता है? ताकि अगर मेरा छोटा सा छोटा करंट भी वायर में पास कर रहा हो तो गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्ट करके मेरे को करंट की प्रेजेंस बता दे। इसलिए हम जानबूझ के गैल्वेनोमीटर को क्या बनाते हैं? सेंसिटिव Sensitive. डिवाइस बनाते हैं। तो Yes. जो ये गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू मेजर कर पा रहा है ना, दिक्कत है। ये करंट की बहुत छोटी वैल्यू ही मेजर कर सकता है। मतलब मेरा करंट जब मिली एम्पेयर्स या माइक्रो एम्पेयर्स में होगा ये तभी मेजर कर पाएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ज्यादा करंट दे दिया तो ये गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव डिवाइस है कि ये क्या हो जाएगा? ये डैमेज हो जाएगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी। आपको गैल्वेनोमीटर को डैमेज नहीं होने देना। तो आप क्या चाहते हो कि हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दें? अमीटर में Ammeter. कन्वर्ट कर दें, ताकि ये भैया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिवाइस बन जाए और ये बड़ी वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर कर सके। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर को मैं वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकूं, ताकि ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस बन के मेरे को वोल्टेज की वैल्यू भी मेजर करके दे दे। तो यही हमारा टारगेट है कि हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे अमीटर में और वोल्ट मीटर में। बस आपको ये चीज ध्यान में देनी है कि भैया अगर मैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस कितना बनाना पड़ेगा? Zero. Zero. No. मतलब ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बहुत छोटी वैल्यू बनानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मेरे को इसका रेजिस्टेंस कैसा बनाना पड़ेगा? Almost infinite. ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भैया हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। तो भाई जैसा भी मैंने बोला कि मेरे को रेजिस्टेंस बनाना है बहुत छोटा, तो मेरे को बताओ रेजिस्टेंस सीरीज में छोटा होता है या पैरेलल में? So series. Series. सीरीज में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड होती है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। वेरएस पैरेलल में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इधर भी वही लॉजिक है। भैया ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका खुद का भी कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने जी मान लिया। मैं इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा डिक्रीज कराना चाहता हूं, तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा डिक्रीज कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? जो एक और रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट करूंगा वो पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, और इस रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करेंगे एस से। एस का मतलब क्या होता है? एस को हम कहते हैं शंट, और शंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस। अब एक चीज सोचो, एक रेजिस्टेंस तो पहले से ही कम था, एक रेजिस्टेंस मैंने बहुत ही कम वाला कनेक्ट कर दिया, तो याद रखो जो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो एस से भी छोटा आएगा। तो मतलब मेरा टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, और इतना रिड्यूस हो गया कि ये ऑलमोस्ट किसको अप्रोच करेगा? ये ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगा। तो बस इसी तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होगा एस कैलकुलेट करने का, तो वो फॉर्मूला देखो। भैया सपोज मैंने कहा इधर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इधर आ गया आपके पास जंक्शन, तो करंट डिवाइड होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई जी से। तो मेरे को बताओ ऊपर कितना करंट फ्लो करेगा? I I minus G. Side. बहुत बढ़िया। अब भैया ये दोनों पैरेलल में हैं। Minus IG. हाँ, अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और करंट इनटू रेजिस्टेंस। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी? मेरे को एस की वैल्यू निकालनी थी। तो एस का सीधा सीधा फॉर्मूला आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है टू Done, sir. कन्वर्ट दी गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे सर आई और आई जी क्या है, तो ये लिख लो, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। याद रखना आई जी क्या है? आई जी वो वाला करंट है जिसपे गैल्वेनोमीटर पहले अपनी पूरी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, मतलब वो छोटा वाला करंट जिसपे गैल्वेनोमीटर अपनी वैल्यू मेजर कर पा रहा था। तो करंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन, कि भैया ये पहले इससे ज्यादा करंट की वैल्यू मेजर नहीं कर सकता था। लेकिन अब आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है रेंज ऑफ अमीटर, कि मतलब अब ये मेरा गैल्वेनोमीटर इतना करंट मेजर कर पाएगा, और वो अमीटर में कन्वर्ट हो चुका है।
डन सर। डन भाई, बहुत बढ़िया। पहले यहाँ तक लिख डालो, फिर आगे बात करते हैं। Done, sir. डन Done, सर। sir. चलो तो पहले एक क्वेश्चन कर लो, फिर सेकंड वाले पे आएंगे। क्वेश्चन भैया ये कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर मैं हर क्लास में यही क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमें एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 12 ओम्स, और ये गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फुल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे शो कर रहा है? 2.5 मिली एम्पेयर्स पे शो कर रहा है। मेरे को कन्वर्ट करना है इसको अमीटर के अंदर। फर्स्ट पार्ट, मतलब एक ही पार्ट है, मेरे को अमीटर में कन्वर्ट करना है। और मेरे को गिवन है कि ये जो अमीटर की रेंज है ये कितनी होनी चाहिए? 0 से लेके 7.5 एम्पेयर्स तक होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। सर आई जी और आई की वैल्यू और जी की। जी की वैल्यू 12 ओम्स, ये 2.5 मिली एम्पेयर्स किसकी वैल्यू है? आई जी। आईजी की। और ये 7.5 एम्पेयर्स किसकी वैल्यू है? कैपिटल आई। आई की, कैपिटल आई की, बिल्कुल सही। तो यार आपको सारी वैल्यूज दे दी है मैंने। पीछे फॉर्मूला आप नाम नोट डाउन कर लो अगर नहीं किया था तो। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और मेरे को फाइनल आंसर बता दो कि भैया एस की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो लगो काम पे। सर 6 एम्पियर। हमें एस की वैल्यू मतलब शंट रेजिस्टेंस निकालना है, ओम्स में आना चाहिए। 6 ओम। नहीं, सही नहीं है रियांशी। रियांशी देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास शंट होता है वो बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है। महक आपका आंसर सही है, वो बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है। तो डेफिनेटली जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। 10⁻², 10⁻³ इन सबके टर्म्स में आनी चाहिए। दिवेश आपका आंसर भी सही है, आपने कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट कैलकुलेट कर दिया, क्या बात है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। भैया मैं लिखूंगा शंट इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। स्वानी माइक म्यूट। हाँ चलो, अब देखो आई जी की वैल्यू रख दो। आई जी की वैल्यू है 2.5, लेकिन मिली एम्पेयर से तो 10⁻⁻³ और ग्रेविटी की ये ग्रेविटी कह रहा हूं, ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम्स डिवाइडेड बाय, अब नीचे लिखना है आई। तो आई हो जाएगा मेरे पास 7.5 माइनस आई जी की वैल्यू। यार अब हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी कर सकते हैं जब पावर्स सेम हो। तो भैया इधर अगर मैं 2.5 इंटू 10⁻⁻³ लिख दूंगा तो फिर तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, तो 0.0025। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो अगर मैं बहुत छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बड़ी वैल्यू में से, तो क्या ये कोई डिफरेंस क्रिएट करेगी? नो सर। ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो आप अपना डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने डिनोमिनेटर को 7.5 ही लिख सकते हो, क्योंकि 7.5 में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो बिल्कुल नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। अब सॉल्व कर दो। 2.5 और 7.5 डायरेक्टली कट गया 3, 3 और 12 भी डायरेक्टली कट गया 4। तो भैया फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर सबका आना चाहिए 4 इंटू 10⁻⁻³ ओम्स। महक आपने एक जीरो कम लगाया था, 004 आएगा ये। आपने 0.04 लिखा था बस। दिवेश क्या आपने इसी तरीके से सॉल्व किया था? यस सर। लेकिन तुमने नीचे सब्ट्रैक्ट करके प्रॉपर वैल्यू लिखी है 7.49 जो भी वो आ रही होगी। यस सर। हाँ, और तुमने फिर कैलकुलेटर यूज किया होगा। यस सर। हाँ हाँ। भैया थोड़ा बहुत राउंड ऑफ वगैरह ये थोड़ा लॉजिक सीख लो, नहीं तो एग्जाम में तो ऐसे तो सॉल्व करते रह जाओगे, एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेटर मिलेगा।
Yes, sir. आगे बढ़े, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, तो आ जाते हैं। हाँ ठीक है, तो भैया आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या था? अब हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को किस में? अब हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो भैया मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होना चाहिए इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अब की बार सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन? Series. सीरीज कनेक्शन। तो मैं लिखूंगा कि भैया यहाँ पे मेरे गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा खुद का, कैपिटल जी। और अब की बार मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा सीरीज में, और ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए हम इसको एस के साथ, शंट के साथ तो डिनोट नहीं कर सकते, हम इसको इंडिकेट करेंगे आर के साथ। करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आईजी, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, पूरे सर्किट से वही करंट फ्लो करेगा। तो भैया अपनी बस सीधी सीधी इक्वेशन लिखूंगा कि भैया हमारी सीधी सीधी इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, जो भी इनके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर प्लस जी, आर इक्विवेलेंट के बराबर। मेरे को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू दूं, तो ये तो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय आई जी, और ये G इधर तो माइनस जी। याद रखो इधर करंट का, कैपिटल आई का कोई काम नहीं है। कोई काम क्यों नहीं है? क्योंकि इधर मैं अमीटर में थोड़ी कन्वर्ट कर रहा हूं, जो मेरे को उसकी रेंज चाहिए होगी। मैं इधर किधर में कन्वर्ट कर रहा हूं? वोल्ट मीटर में। तो मेरे को वोल्ट मीटर की रेंज चाहिए, तो वो वोल्ट मीटर की रेंज होगी V। तो ये हो गया हमारा तरीका टू कनेक्ट इनटू वोल्ट मीटर। Done, Done, sir. sir. बहुत बढ़िया, सेकंड वाला ज्यादा इजी है ऑब्वियस। तो भैया इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वही Yes, क्वेश्चन, sir. पीछे पीछे वाला क्वेश्चन उठा लो कि भैया मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया 12 ओम्स, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था 2.5 मिली एम्पेयर्स पे। अब मेरे को कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, और मेरे को इसकी रेंज गिवन है कि जो मेरा वोल्ट मीटर कन्वर्ट होना चाहिए वो 10 वोल्ट की रेंज का कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेट करके आंसर भेजो और मेरे को 1 मिनट दे दो। भैया आंसर भेजते चले जाना। दिवेश बिल्कुल आंसर सही है, वेरी गुड। सुहानी नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा। भैया अभी तक सिर्फ 2 लोगों के आंसर्स आए हैं, बल्कि इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ही छोटी है।
चलो भाई देखो इधर, कैसे इतना टाइम क्यों लग गया आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में। यार अगर मेरे पास फॉर्मूला था, मेरे को पता है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, V बाय आई जी माइनस कैपिटल जी। तो बस यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। V की वैल्यू कितनी, V की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय आई जी की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ और माइनस जी की वैल्यू हो गई 12। भाई इस 10⁻³ को ऊपर ले जाओ तो हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 12। तो 2.5 और 10 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4। 4 इंटू 10⁻³ कितना, 4000 4000 माइनस minus 12। 12. तो आंसर आ गया 3988 ओम। Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया सॉल्व अब ये, Yes, sir. डन। Yes, sir. फटाफट कंप्लीट करो भैया, बस फिर एक लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करके खत्म करते हैं। Done, sir. Done, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आ जाओ भैया हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर आपको नोडल एनालिसिस याद हो तो आपको बस थोड़ा सा नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है, आपको इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भैया मैंने कहा कि ये हमारे पास एक बैटरी है और ये मैंने कनेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को मान लो ए, बी, सी और डी। सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं पोटेंशियल वी, तो मेरे को बताओ पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल लिखूं और डी पे कितना पोटेंशियल लिखूं। ऐसा करो, वैल्यू ले लो, Zero. वैल्यू ले लो। सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं 20 वोल्ट, तो बताओ ए पे कितना लिखूं। 0. ए 20. पॉजिटिव और साइड है B के तो zero. ए की साइड हम कितना लिख देते थे 20, 20. तो डी की 20. साइड कितना आ जाएगा 20. 20. 0. 0। भाई सबको याद है ये चीजें, भूल गए हो, Sir, याद है. याद है ना, डन। तो बस मैं यही चीज आपको इधर बता रहा हूं कि अगर मैंने इसका वोल्टेज V लिया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा V, यहाँ पे लिखूंगा 0। आप चाहे तो माइंड में 20 वैल्यू सेट कर लो कि भैया चलो 20 लेके चल रहे हैं। तो अगर A पे 20 है तो मेरे को बताओ B पे कितनी होगी। 0. 0. भाई 0 क्यों होगी, A और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, So बिल्कुल। 20. तो ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट। सिमिलरली सी और डी को देखो तो सी पे कितना होगा 0. अरे ये कौन बोला, तो यहाँ पे लिख देता हूँ V, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0। भाई अब एक चीज देखो, हमारा जो पोटेंशियल है वो 20 से लेके 0 हो रहा है। 20 से लेके 0 कब हो रहा है, जब हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को ड्रॉप कराया। रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को ड्रॉप कराया मतलब रेजिस्टेंस ने एनर्जी को ड्रॉप कराया, 20 से 0 पहुंचा दी रेजिस्टेंस ने एनर्जी। तो मतलब एनर्जी के साथ क्या हुआ है, गेन या लूज। Sir, loss. Lose. बिल्कुल, एनर्जी 20 से 0 पे पहुंच गई है तो एनर्जी लूज हुई है। तो यार ये जो एनर्जी लूज हुई है 20 वोल्ट की, वो एनर्जी गई तो गई कहां, आपको ये बताना है। अब समझ में आ गया Yes, Yes. sir. कि भैया जो ये मेरी वोल्टेज V से लेके 0 हुई है तो मींस देयर इज सम एनर्जी लॉस, देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो एनर्जी लॉस हुआ है, ये किस फॉर्म में हुआ है, किधर गई वो एनर्जी। तो भैया सीधी सीधी बात है, जो हमारे पास एनर्जी लॉस हुआ है वो कौन से फॉर्म में हुआ है, वो हीट में कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए ये चीज बन जाएगी हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी हमारा रेजिस्टेंस से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा तो वो रेजिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कराएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी चीज को हम कहते हैं हीट डिसिपेटेड। चेक करो जो मैंने बात बोली वो क्लियर हुई या नहीं हुई। डन। हीट डिसिपेटेड का मतलब है एनर्जी या वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो भैया चार्ज, इधर चार्ज तो फ्लो कर रहा है लेकिन मैंने चार्ज तो कुछ बोला ही नहीं है, इधर तो मैंने करंट बोला है।
तो मैं चार्ज को करंट के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मेरे पास V तो एज इट इज आएगा, और चार्ज को करंट के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, VIT। तो बस आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, हीट एनर्जी या एनर्जी लॉस ड्यू टू अ रेजिस्टेंस। ये हीट एनर्जी का है, याद रखना, पावर का नहीं है, हीट एनर्जी का है। तो इसी फॉर्मूले को आप दो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला कन्वर्ट करोगे I²RT, आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो V²/R×T, और तीसरा फॉर्मूला तो जो है सो है ही, दैट इज VIT। अब एक चीज ध्यान देना जो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, क्या करता है भैया कंफ्यूज, फर्स्ट पार्ट, अगर क्वेश्चन मेरे से पूछे कि भैया हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, तो आप उसका आंसर क्या बोलोगे? सर ज्यादा। ज्यादा। लेकिन जब मैं दूसरे वाले फॉर्मूले को देखूं तो दूसरे वाले फॉर्मूले में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर तो यही चीज आपको यहां समझानी है। देखो, आप लिखोगे कि भैया हमारी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, लेकिन कब? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आर, सॉरी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई। गिवन वैल्यू ऑफ आई का मतलब क्या है कि भैया हमारा करंट सेम होना चाहिए पूरे सर्किट में। करंट कौन से टाइप के सर्किट में सेम रहता है, सीरीज में या फिर पैरेलल में? सर सीरीज में। तो याद रखो, जब भी आप सीरीज कनेक्शन करोगे तो उस केस में हमारा जो हीट एनर्जी है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा सीरीज कनेक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं पैरेलल कनेक्शन के लिए बात करूं तो मैं कहूंगा कि भैया हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर अ गिवन वोल्टेज। और वोल्टेज किसमें सेम रहता है भैया? वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहता है। तो याद रखो, पैरेलल में हीट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, सीरीज के लिए डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो अगर मैं कभी भी बोलूं कि भैया हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कहोगे पहले ये तो बताओ सर्किट किस टाइप का है। और सपोज अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस मैंने लिया है, एक सिंगल रेजिस्टेंस, तब तो आप यही कहोगे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि एक सिंगल रेजिस्टेंस वाला सर्किट अपने आप क्या बन जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिल्कुल, डन सर। डन डन डन। अब भैया मेरे पास हीट का फॉर्मूला आ गया है, तो अब मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पावर लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर मैंने आप सबको मैकेनिक्स में भी पढ़ाई है, मतलब पावर पढ़ाया है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आपकी जो एनर्जी लॉस हुई है वो कितने टाइम में हुई है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा हीट एनर्जी बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर के भी आपके पास कितने फॉर्मूले आएंगे? 3 फॉर्मूले आएंगे। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कॉम्बिनेशन को देख के। सीरीज, पैरेलल और ये जनरल तो है ही। और अगर एक सिंगल एलिमेंट है तब तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा। डन सर। डन सर। डन। तो चलो, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिख के दे रहा हूं, आप बस डायरेक्टली वो नोट डाउन कर लो और दैट्स इट। भैया अब सपोज मैंने ये जो रेजिस्टेंस है इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जो मैं लिख रहा हूं बस आप डायरेक्टली वो लिख लो कि भैया पावर कंज्यूम्ड, फिर एक्सप्लेन भी देख लेंगे। पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मैंने एक मिनट चेक करने देना, मैंने शायद से कुछ उल्टा लिख दिया, गिव मी अ सेकंड प्लीज। पावर कंज्यूम्ड इज रेजिस्टेंस में होगा P/N, हाँ ठीक है, डन। पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डन सर। यार आई थिंक पहले मेरे को कैलकुलेट करके ही चेक कर लेना चाहिए, ताकि पता चला मैं तुम्हें गलत पढ़ा दूं। तो मेरे को बस एक चीज दे दो, ये मैंने रेजिस्टेंस लिया, 1 मिनट दे दो मेरे को। R1 R2 R3 मैंने इसको कनेक्ट किया, तो 1/P1 1/P2 1/P3, तो P इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास P/N। सो बेसिकली पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग एंड पावर रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मतलब जो हाईएस्ट वॉट वाला
डन, ठीक है, मैंने सही लिखा है, रेक्टिफाइड, बिल्कुल सही। अब इसी चीज को मैं एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, अगर आप स्टेटमेंट में लिख लोगे तो आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या लिख रहा हूं भैया, जो मेरे पास ज्यादा हाई वोल्टेज वाला एलिमेंट होगा, ज्यादा हाई वोल्टेज वाला बल्ब होगा या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, हाई वोल्टेज मतलब उतना ही लो रेजिस्टेंस, उतना ही लो रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि भैया हमारा पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना लो रेजिस्टेंस होगा, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना ही पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। चेक कर लो यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. डन। सिमिलरली मैं आपको एक पैरेलल के लिए भी लिखवा देता हूं और फिर एक साथ दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। पैरेलल के लिए आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखो कि भैया जितना हाई वोल्टेज होगा उतना लो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अब की बार जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना ही पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। आप इस चीज को लिख लो, फिर मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको हटा दो। Done, sir. चलो डन, देखो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, 20 वॉट्स और 100 वोल्ट, यहाँ पे ले लो 50 वॉट्स 100 वोल्ट, और यहाँ पे ले लो आप 100 वोल्ट 100 वॉट्स। तो सबसे पहले इस बल्ब को नाम दे दिया B1 B2 B3। मेरे को बताओ सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज वाला बल्ब कौन सा है, सर 3 B3, और सबसे लोएस्ट वोल्टेज वाला B1 B1. ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो याद रखो सबसे पहली चीज कि भैया हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका सबसे कम पावर होगी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, B1 B1 की। क्या यहां तक की चीज क्लियर हो गई? यस सर Yes, sir. डन। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भैया इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन रहेगा, B1 सर B2 या B3 B3? B3 नहीं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Equally पावर है। के लिए कौन सा फॉर्मूला, आई I स्क्वेर आर, मतलब मेरा पावर और रेजिस्टेंस कैसे होंगे, डायरेक्टली Direct. प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया पावर कंज्यूम्ड सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा B1 की होगी। तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो B1 करेगा मेरा B1 वाला, जिसका वोल्टेज सबसे कम था। यही एक दिक्कत है सीरीज में, सीरीज में चीजें उल्टी होने लग जाती हैं। भैया मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसको ग्लो करना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लो कौन कर रहा है, जो सबसे छोटा बल्ब है। क्या ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. यही चीज मैंने यहां लिखी है, जितना लो रेजिस्टेंस उतना कम पावर, जितना हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज मतलब इसका रेजिस्टेंस उतना ही कम, इसकी पावर कंज्यूम्ड उतना ही कम, तो ये सबसे कम ग्लो करेगा। अब सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं तो फिर मेरा आंसर अब क्या हो जाएगा, सेम सेम वैल्यूज हैं जो लेफ्ट हैंड साइड रखी हुई हैं कि भैया 100 वॉट्स 100 वोल्ट, इसको ले लो 50 वॉट्स 100 वोल्ट, और ये। तो मेरे को बताओ अब इधर मेरे को क्या लिखना चाहिए आंसर। तो भैया ये तो अभी भी वैलिड है कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है, बल्ब 1 का है। लेकिन अगर मैं पैरेलल के लिए देखूं, जिसके लिए जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही क्या होगी, Power. पावर कंज्यूम्ड होगी। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम्ड किसकी होगी, बल्ब B. 3 की होगी। तो अब सबसे ज्यादा कौन सा ग्लो करेगा, बल्ब 3 ग्लो करेगा। इसीलिए हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन होता है कि ताकि मैं जो जितना बड़ा जितना हाई वोल्टेज वाला बल्ब लेके आ रहा हूं वो उतनी ज्यादा ब्राइटनेस दे, उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करे। Yes, sir. चेक Yes, कर लो यहां तक की चीजें क्लियर है? Yes, sir.